हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आप सबको पता है कि रिसेंटली सीबीएसई ने 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। तो इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं, पूरा एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझाया है, आप लोग वीडियो देख सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन की, सो दैट कि अगेन आपको एग्जाम लेवल का पता चले। और क्या होता है कि मोस्टली प्री बोर्ड्स के अंदर और फाइनल एग्जाम्स में भी कुछ क्वेश्चन इसमें से उठ के आ जाते हैं, या इस तरह के उठ के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया रहेगा अगर हम इसको कर लेते हैं, तो बढ़िया मज़ा आने वाला है। और स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप इस सैम्पल पेपर को देखते हो तो टाइम 3 आवर्स का दिया है, 70 मार्क्स का है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए। और इसमें एक्चुअल में 35 क्वेश्चन है, 5 सेक्शन बनाए गए हैं। और इसमें क्या है, मार्किंग स्कीम भी है, तो ये आपको इजी रहेगा। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि आंसर तो पता होता है, बट आंसर किस तरह से प्रेजेंट करना है और किस टाइप के कितने मार्क्स मिलते हैं ये नहीं पता होता है। तो ये आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा, बहुत हेल्प आप लोगों की हो जाएगी इससे, ठीक है ना। तो चलिए, तो सेक्शन ए में आपके 18 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन होंगे जो कि केस बेस्ड होंगे, है ना, नई चीज़ आई है। और सेक्शन ई में आपके 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने ये आप लोगों के लिए इजी क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 1 किस चैप्टर से, वो तो आप आगे देखोगे, ये आपको खुद से पता लग ही जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऑल। पहली बात ये है, साइक्लोहेक्सेन किसे बोलते हैं, ऐसे, ठीक है, ये है। और 1 मिथाइल, अब 1 मिथाइल का मतलब क्या है कि इसी पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, और इसी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है बेटा जी, आपका इसी पोजीशन पे आपका OH ग्रुप लगा है। अब क्या बोल रहा है कि कौन सी रिएक्शन करनी है आप लोगों ने, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ कि ये जो सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, मैंने आपको सभी चैप्टर के 1 शॉट प्रोवाइड कर दिए हैं, नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप उन नोट्स को 1 शॉट को देख के आओगे ना भाई साहब, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, अप्रोक्स 90% आप लोग कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको उधर से ही मिलेंगी। तो सर बाकी बच्चों में 10%, उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे ना अभी PYQ। अब देखिए, 1 शॉट ओवरव्यू के लिए होते हैं, बट ओवरव्यू से भी अगर आप मोस्टली पेपर सोल्व कर पा रहे हो तो कितने मजे वाली बात है। चलो, अब एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप H पॉजिटिव लोगे, ठीक है। अब जिस कार्बन पे ये OH ग्रुप लगा है उसे बोलते हैं अल्फा, उससे नेक्स्ट को बोलते हैं बीटा। बीटा इस तरफ भी हो सकता है, बीटा इस तरफ भी हो सकता है, जहाँ पे आपका दिल करे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में बीटा एलिमिनेशन टाइप से होती है। और बीटा एलिमिनेशन किस तरह से, भैया अल्फा ने जाना बीटा वाला हाइड्रोजन लेके निकलेगा, और वो कुछ देखो, पॉसिबिलिटी है कि ये देखिए OH ने जाना ही है, OH के H कहीं से भी जा सकता है। तो मान के चलो मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वाला H निकल जाता, ठीक है, कुछ इस तरह से, इसका OH गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। तो अभी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, मेजर प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप नोटिस करो, यहाँ पर जो है इस कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके 1 2 3, यानी कि इधर सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। और अगर मैं इधर बात करता हूँ, इधर क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर होने वाला है और ये प्रोडक्ट आपका माइनर होने वाला है। तो आपका क्या बनेगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स-1-इन। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स-1-इन, बी इज द आंसर, ठीक है। सोच समझ के कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और डोंट वरी, मैं अभी आपको चैप्टर वाइज 50-50 MCQ प्रोवाइड करूंगा, जिसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होंगे और सारी बुक्स के भी क्वेश्चन होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 का क्या फंडा है, SN1 में कौन मोर रिएक्टिव होता है भैया। एक और बात कि बीच बीच में कई क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, आप लोगों ने करने हैं, और मजा तभी आएगा अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करोगे, आप लोगों ने भी आंसर करना है। SN1 में क्या देखा जाता है कि स्टेबल कार्बोकटायन कौन बना रहा है, आप लोगों ने क्या देखना है कि किधर से आपका स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा है। तो आप इधर देखिए, केस ए में भी आपका स्टेबल कार्बोकटायन बन सकता है, एलाइल है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव है ना,
इसमें बन जाएगा। बेंजाइल है, बेंजाइल भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है, ये भी स्टेबल हो सकता है। ओके, अगर आप इसमें बात करते हो तो जैसे कि है सी वाले में अगर मैं बात करता हूँ, C6H5 यानी बेंजीन है, गलत जा रहा हूँ मैं। जैसे इस केस में अगर मैं बात करता हूँ केस नंबर सी में, इसमें आप देखो 2 बेंजीन हैं, तो जितने ज़्यादा बेंजीन होंगे उतने ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है। इधर भी आपका ये है और इस पे पॉजिटिव है। ये अलाइल है, ये बेंजाइल है, ये भी क्या है, ये भी बेंजाइल है, बट इसमें 2 तरफ बेंजीन है। इसमें एक तरफ बेंजीन ग्रुप है और एक तरफ CH3 ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होने वाला है ये सी वाला, तो यहाँ पर सी राइट आंसर आ जाएगा। वैसे तो आप सबको पता है SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, बट अगर आप नोटिस करो एलाइल और बेंजाइल के कार्बोकैटायन भी स्टेबल होते हैं, इसमें 2 तरफ से बेंजाइल ग्रुप बन रहे हैं, 2 तरफ से बेंजीन है, तो वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, KMnO4 इज कलर्ड ड्यू टू, ये अजीब सी बात सुनने को मिलेगी इधर आप लोगों को। देखिए, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाती है, डी ट्रांजिशन। ये बात हर जगह है, हर जगह है, बट अगर आप KMnO4 में देखो, अब कलर किसकी वजह से आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज Mn। और अगर आप यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, Mn को X मान लोगे, ऑक्सीजन कितने हैं 4 -2, पोटेशियम पे +1 इज इक्वल टू में 0, X इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो Mn जिसका एटॉमिक नंबर 25 है +7 के लिए जब आप इसकी कन्फिग्रेशन करोगे तो वो आ जाएगा Ar18 4s0 3d0। S में 0 इलेक्ट्रॉन है, D में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास तो कोई अनपेयर बचा नहीं, अनपेयर नहीं बचा तो डी ट्रांजिशन भी नहीं होगी। फिर क्या रीजन है इस केस में, याद रखिए इसमें कलर होता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये कह लीजिए चार्ज ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन से मैग्नीज की तरफ, इस वजह से यहाँ पर ये कलर्ड होता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडिएक्टिव आइसोटोप, अच्छा रेडिएक्टिव वाला सीन आ जाना है या रेडिएक्टिव डीके आ जाए तो इट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, याद रखना। विच रेडिएक्टिव आइसोटोप वुड हैव द लॉन्गर लाइफ, O15 और O19, गिवन रेट कांस्टेंट, फिर O15 O19 आर। देखिए O15 का रेट कांस्टेंट आपको कितना दे रखा है 5.63 × 10⁻³ और O19 का कितना दे रखा है भैया 2.38 × 10⁻²। अच्छा, अगर आप इनको देखोगे ना तो छोटा O15 वाला है, और जिसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा कम होता है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा टी में और के में क्या रिलेशन होता है, कभी भी देख लो, हाफ लाइफ का देख लो, T = 0.693/K होता है, ठीक है, T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, या फिर T = 2.303/K log A/A-x, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी देखते हो तो क्या है भाई, क्या सीन हुआ है, टी में और के में इन्वर्स रिलेशन है, तो के की वैल्यू जिसकी कम है, तो के की वैल्यू O15 की कम है, तो लंबे टाइम तक वही सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पर क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर द डीके ऑफ O15 इज लेस देन दैट ऑफ फॉर O19, देयरफॉर द रेट ऑफ डीके ऑफ O15 विल बी स्लोवर। जिसका रेट कांस्टेंट कम उसकी लाइफ ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज 390, ठीक है। CH3COOH, अच्छा ये पता है ना कौन सा, ये कोलर्स लॉ है, कोलर्स लॉ की दी गई है, और आपको किसके लिए कैलकुलेट करनी है CH3COO की। अब आपको पता है कि अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है फॉर CH3COO के, तो क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कटायन एंड एनायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K पॉजिटिव। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे ठीक है आपको दे रखी है CH3COOH के लिए वैल्यू दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COOH, कैसे लिखोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। अब आपको K के लिए भी तो चाहिए, तो K के लिए वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो यहाँ पर जो आपका KCl दे रखा है। KCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर है ना, यही है ना मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच कर रही है, तो HCl के लिए ये रही है ना।
तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर KCl। ये ग्राफ बताना है कौन से वाला ग्राफ है। KCl के लिए क्या लिखोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, कितनी दे रखी है आपको, 150। सिमिलरली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl क्या लिखोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, और वो कितनी दे रखी है भाई, 425। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1, इट्स योर इक्वेशन नंबर 2, इट्स योर इक्वेशन नंबर 3। तो क्या ऑपरेशन लगाओगे भाई, CH3COO की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप देखो CH3COO किस में है, इक्वेशन नंबर 1 में। आपको K चाहिए, वो किस में है, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, आपको CH3COO चाहिए और K चाहिए, बट आपको HCl नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू को उड़ाने के लिए माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 3 को। तो ऑपरेशन लगा दो, क्या आएगा, 390 प्लस 150 माइनस 425, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 115। ठीक है। अच्छा, ये जो है सैम्पल पेपर का सारा सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्म में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेकआउट कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये ना ये कुछ था, वो विजुअली हैंडीकैप, पता नहीं ऐसे बच्चों के लिए है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। इसका आंसर आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन में बताया व्हाट इज द मोलर, या पॉज करके स्क्रीनशॉट लो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ सभी बच्चे। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द रिएक्शन A+2B गिव्स AB2, द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इज 2, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B बताया नहीं है। What will be the change in rate of reaction if the concentration of A is double and B is halved? तो इन्होंने बोला है कि रेट जो है A के रिस्पेक्ट में कितना है, A के रिस्पेक्ट में है 2, अब B के रिस्पेक्ट में बोला ही नहीं है, B के रिस्पेक्ट में 0 कर दो, कुछ बात ही नहीं कही है, इसलिए थोड़ा लगता है CBSE वाले कभी कभी सस्ते नशे कर जाते हैं। भाई पूरा लिख दिया करो क्वेश्चन यार। अगली केस में बोल रहा है कि न्यू रेट क्या होगा, न्यू रेट में वो क्या बोल रहा है, अच्छा इसको करो तो इसको कर देना, ये ओल्ड रेट है, ओल्ड रेट इज R = K A⁻²। ठीक है, न्यू रेट क्या होगा, जिसमें A की कंसंट्रेशन इसने डबल कर दिया ना, 2A², दैट इज न्यू रेट क्या हो जाएगी यहाँ से, 4A², ये K भी आएगा, और ये 4K A², तो ये A², तो न्यू रेट जो है वो ओल्ड रेट का 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं भाई, वन शॉट में बहुत अच्छे से कराएं, देख लेना, अच्छा लगेगा तुम्हें, मैं अच्छा लगने लगूंगा। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ब्यूटेनमाइन दिया है आपको, ब्यूटेनमाइन को कैसे लिख सकते हैं, C4H9NH2, उसके बाद है N डाई इथाइल इथेनमाइन, N डाईथाइल, यानी कि इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, और इथेनमाइन यानी कि इधर भी C2H5 है। ओके, बहुत बढ़िया। ये A है, ये B है, और C क्या है, इथाइल इथेनमाइन है ना, यानी कि N पे इथाइल है, इधर H लगा होगा, और इथेनमाइन C2H5। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है भाई, देखो बॉइलिंग पॉइंट की स्ट्रेंथ इधर डिपेंड करती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन ज़्यादा बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन ज़्यादा बनाएगा, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा किसके पास है भाई साहब, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, इनके पास है, और सबसे कम इनके पास है, तो सबसे कम इनका रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उससे ज़्यादा C वाले का और उससे ज़्यादा A वाले का। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। अब BCA ऑर्डर देख लो, इस तरह क्वेश्चन आएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने एक वीडियो और बनाई है कि चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चन वही हैं जो मैंने उसमें बोले हैं आपको कि हाँ यार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, इससे वही क्वेश्चन है। मैंने बोला हुआ था माइंस के बेसिक करेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट या सोल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, इस तरह से ही। ठीक है, इसमें ऑर्डर से रिलेटेड, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे मैं नहीं मानता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से न्यूमेरिकल आएंगे, बट आ गया है। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ COCl63 नेगेटिव इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। द CFSC4COCl4 नेगेटिव, COCl4 नेगेटिव विल बी, यानी कि यहाँ पर आपको डेल्टा T निकालना है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको दे रखी है,
और वो क्या होती है 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। अब डेल्टा ओ कितना दे रखा आपको 18,000 और इसका 4/9 कर दो, 9 2 18 और ये 8,000 और 8,000 तो यहाँ पर है, क्यों पड़े हो चक्कर में। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये अल्कोहल फिनोलिथर का है, C6H5CH2O C6H5। मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ बेंजीन, ठीक है। बेंजीन को ज़्यादा अच्छा लिखने का तरीका ये है CH2O बेंजीन, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करवाई गई है विद HBr, तो क्या होगा ब्रो, O से आप लोग तोड़ दो इसको, O को बेंजीन के साथ दे दो, ठीक है, और HBr को ऐसे H और इधर Br, ये क्या बन जाएगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है ना, कि हाँ सर इसका नाम पूछा था आपने। ये CH2Br है और इधर ये क्या है ये A है और ये B है। कमेंट सेक्शन में बताओ इस A और B को आप लोग बोलोगे क्या। और ये जो बताना कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, तो राइट आंसर आई गेस ये वाला, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर माइंस। देखो इस तरह के क्वेश्चन को बोला जाता है कि ये कंपिटेंसी बेस्ड हैं, ये डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा गया कि चलो यार एक हलवा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और बोल दिया कि भाई कर दो, ठीक है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट आपको क्या दे रखी है, मोस्ट अल्काइल माइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया सॉल्यूशन। ऑब्वियसली अल्काइल माइंस हमेशा ज़्यादा बेसिक होते हैं। रीज़न क्या है, अल्काइल माइंस मैंने बोला था अमाइंस के बेसिक या बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी, इन्हीं 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से, और अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर पूछा ही जाता है। चलो तो भाई साहब होता क्या है कि अल्काइल माइंस में अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो वो हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। उसके बाद है pKb वैल्यू ऑफ इथाइल अमाइन इज लोअर देन बेंजाइल अमाइन। भैया pKb वैल्यू लोअर होने का मतलब क्या है, इट मीन्स वो ज़्यादा बेसिक, और इथाइल अमाइन ज़्यादा बेसिक होता है बेंजाइल अमाइन से, ठीक है। नेक्स्ट है CH3NH2 ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड रिलीज NO2 गैस। मैं आपको बताता हूँ CH3NH2 कुछ इस तरह से होता है। अगर आप देखो CH3NH2 और इसकी रिएक्शन कराओगे आप नाइट्रस एसिड क्या होता है HONO, ठीक है। इनकी इस तरह से रिएक्शन होती है, तो आप इसको इस तरह से करोगे ये चीज़ हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा, अच्छा ये CH3 है, ये बन जाएगा CH3OH दैट इज N2 प्लस H2। इस तरह से बनता है, मतलब मिथेनॉल बनता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, वाटर बनता है। तो आई थिंक ये बात गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं NO2 बनेगा, तो ये बात इनकी गलत है। तो यहाँ से जो ऑप्शन C है वो गलत है। हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विद सेकेंडरी अमाइंस टू फॉर्म सल्फोनामाइड्स, ये सही है, ठीक है ना। हिंसबर्ग टेस्ट में अगर आपने देखा हो, मैं बता भी देता हूँ। चलो सेकेंडरी अमाइंस किसे कहते हैं, जैसे कि ये है CH3NH इसकी रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये चीज़ बाहर निकलेगी, है ना, ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल गई, और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से जब ये चीज़ बाहर निकल जाएगी तो ये हमारे पास बचेगा CH3N। ओके सो सॉरी यार, ये क्या हो गया एकदम से, CH3N CH3SO2 और इसको क्या बोलेंगे सल्फोनामाइड्स बोलते हैं। तो बन गया, ये बात सही है, तो यहाँ से ऑप्शन C गलत है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। देखिए एल्डिहाइड कीटोन्स की ना कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे बताता हूँ। एल्डिहाइड के लिए ना कॉपीराइट वाला टेस्ट होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। कीटोन्स के लिए कॉपीराइट वाला टेस्ट होता है टोलेंस रिएजेंट, बहुत अच्छा होता है उनके लिए, ठीक है। और जो इन दोनों पे एप्लीकेबल होता है, इन दोनों की रिएक्शन करवाई जा सकती है, वो है 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है। 2,4-DNP टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए कॉमन होता है। इसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज शोन फॉलोज, आपको दिखाई दे रही होगी, ये है। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, आर्हेनियस इक्वेशन इसी साल सिलेबस में ऐड हुई है। क्या होता है ln के, मैं बता देता हूँ, ln के इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT, R को इधर रख के 1/T कर लो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो भैया, आप लोग क्या बनाओगे y इज इक्वल टू mx प्लस C। केमिकल काइनेटिक्स में से ना
लिख लेना ये बात भी कि हाँ सर ने बोला केमिकल काइनेटिक्स में से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, ये जो c होता है ये क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, और ये जो m होता है ये क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा भैया, आप लोगों से पूछा गया था इंटरसेप्ट एंड स्लोप, तो यहाँ से इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, देखिए जो साथ में लगा हुआ है ना वो तो क्या है, जो साथ में लगा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप, और जो कांस्टेंट बचता है दैट इज ln a, ये कांस्टेंट ही है, ये हमारा क्या बनेगा, इंटरसेप्ट बचेगा। ठीक है, तो इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर, ln a है, और ये क्या है माइनस ए बाई आर क्या है, स्लोप है इसका। आगे बढ़ते हैं, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब देखो ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा k a की पावर 2 है b है, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है भैया, ये हमारे पास है ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है ना, अच्छा तो इसके लिए आई थिंक आपने आंसर करना है ना, मैं आपको लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, k मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या है एक बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड ऑन डिजोल्विंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 इन वाटर इज। FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.6H2, इसका नाम क्या होता है, ये एक डबल सोल्ट है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका नाम भी बताना है। अब देखो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे ना, ब्रेक डाउन हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में, है ना, और NH4 ये होगा NH4 पॉजिटिव 2 टाइम्स है, और इधर SO4 2 नेगेटिव। तो आयंस देख लीजिए 1 2 एंड 2, 1 1 2 और ये, तो इधर टोटल कितने आयंस बने हैं बेटा, 5 आयंस बन जाएंगे। सो राइट आंसर इज सी। ठीक है, बहुत शानदार, इसका आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड इज कॉल्ड। नेम रिएक्शन की ट्रिक बता रखी है हर एक चैप्टर में। क्रोमिल क्लोराइड वाली रिएक्शन क्या होती है, क्रो मिलेगा कल, है ना, ये होती है इटार्ड रिएक्शन। आप लोग क्या लेते हो, इसकी ट्रिक होती है तोतले बेंजल, तोतले तोतले मतलब टोल्यूइन, और बेंजल का मतलब क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, इससे आप बेंजल्डिहाइड बनाते हो, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2। सो राइट आंसर इज इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद ना हमारी असर्शन रीजन आ जाती है, और असर्शन रीजन के लिए मुझे पर्सनली लगता है कि हमें ना बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसना पड़ेगा कंसेप्ट के, तभी आप असर्शन रीजन अच्छे से कर पाओगे। चलो देख लेते हैं, और टेंशन मत लो यार, असर्शन रीजन की मैं कोशिश करूंगा हर चैप्टर में से 10-15 असर्शन रीजन आपको करवाई जाए। क्वेश्चन पे आते हैं, एन ईथर। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है, इसके ऑप्शन किस तरह से होते हैं असर्शन रीजन के, बहुत सारे बच्चे तो इसमें हैंग हो जाते हैं। अगर असर्शन भी सही है और रीजन भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, असर्शन भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्शन, तो वो है ए। अब दूसरी बात, अगर असर्शन और रीजन दोनों बातें सही हैं, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है बट इंटरलिंक्ड नहीं है, उनको कोई लिंक नहीं बन रहा, देन बी। अगर असर्शन सही है रीजन गलत है देन सी, असर्शन गलत है रीजन सही है देन डी। चलो टॉपिक पे आते हैं। एन असर्शन है, एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन एन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मतलब ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। ईथर्स आर पोलर इन नेचर, ये दोनों बातें सही हैं, ईथर्स पोलर होते हैं। ठीक है, अब ईथर वोलेटाइल ज्यादा है अल्कोहल से, अल्कोहल से कंपैरिजन है, तो इन दोनों बातें सही हैं बट आपस में लिंक नहीं है। अब ईथर वोलेटाइल क्यों होता है ज्यादा, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब दोनों बातें सही हैं बट एक दूसरे के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं बन रही है उनकी, तो यहां पर आ जाएगा बी। क्लियर है, आगे बढ़ो। प्रोटीन्स आर, ये बायो वाले ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। होता है, सही बात है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी ठीक है। अब बात यह है कि इन दोनों का आपस में क्या ही लिंक है, आपस में तो कोई लिंक नहीं है भाई, स्टेबलाइज किया जाता है बट उसके 2 स्ट्रक्चर किस, इसने ये नहीं पूछा था कि वो किस तरह वजह से स्टेबलाइज होता है। ठीक है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है बट इंटरलिंक्ड नहीं है, देन अगेन बी। आगे बढ़ते हैं।
मैग्नेटिक मूवमेंट ये थोड़ा ट्रिकी आया है, और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एक्टिनोइड्स आर लेसर देन द थ्योरेटिकल प्रेडिक्टेड वैल्यू। जो एक्टिनोइड्स होते हैं, इवन मतलब एक बात लिखी जाती है कि इनके मैग्नेटिक कैरेक्टर को ना इजीली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो उनका 5F होता है ना, वो उसमें उसके ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसकी क्या बोलते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स सी शेप होती है, और उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस और भी कम होती है। ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, ये इसका प्रॉपर रीजन होता है। अब अगली बात लिखिए, एक्टिनोइड एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। अब ये दोनों बातें आपस में लिंक नहीं है। हाँ, पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट पैरामैग्नेटिक है, बट इनके मैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों बातें सही हैं बट इंटरलिंक्ड नहीं है। देन बी। आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन करने के लिए आपको चैप्टर पे बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए, दोबारा बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टर्सरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन कोरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमाइंस। बिल्कुल सही है। अगर मैं टर्सरी अमाइन को लिखूं तो कुछ इस तरह से लिखोगे, इस तरह से, ये टर्सरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइंस को कुछ इस तरह से लिखते हो, ठीक है, और प्राइमरी अमाइंस को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब अगर मैं पूछूं बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का ज्यादा है, बट बेसिक नेचर जो है वो टर्सरी की ज्यादा होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पास ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे, इनकी वजह से प्लस आई इफेक्ट आता है, और प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो एक बार इसका रीजन देख लीजिए। टर्सरी अमाइंस हैव 3 अल्काइल ग्रुप विच कॉज प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना, तो सही बात है भैया। अब देखो, बातें उनमें भी सही थी बट उनका लिंक नहीं था। इधर बात सही है, उसका लिंक है। टर्सरी अमाइन ज्यादा बेसिक क्यों है? क्योंकि उसके पास 3 अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बेटा जी? ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं, फिर सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में और एक चीज मैं आप लोगों से बोलूंगा कि ना, कमेंट सेक्शन में मुझे ये जो बताना है कितने न्यूमेरिकल आए हैं, मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, जब अगली स्ट्रेटेजी बनाऊंगा ना, तो उस बेस पे मैं बोलूंगा कि यार इतने न्यूमेरिकल थे इसमें। चलो, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन बने हैं वो 7 क्वेश्चन बने हैं 2 मार्क्स के, और चैप्टर के नाम लिख दिए हैं हम लोगों ने। ठीक है ना, सिर्फ एक ही चैप्टर से रिपीट हो रहे हैं, दैट इज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। चलो, न्यूमेरिकल आ गया पहला। अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने बोला था फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन बनने, न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन, यानी कि इसका हाफ लाइफ दिया है। ठीक है, व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर 80% ऑफ द रिएक्शन टू गेट कंप्लीटेड। जो बच्चे प्लस वाले हैं रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए 50% दिया है। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बाई के। यहाँ से आपका पर्पज होता है के कैलकुलेट कर लो, के कैलकुलेट कर लो। 0.693 बाई टी हाफ, और टी हाफ कितना है बबलू? 69.3। इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे अपॉन में 100 आएगा, सॉरी 1000 आएगा। 693 से 693 कैंसिल, और ये 1/100 दैट इज 0.01 मिनट। कम टू द पॉइंट। अच्छा, 0.01 मिनट इनवर्स के की वैल्यू जो होगी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप के की वैल्यू निकाल लोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे क्या? अच्छा, लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले बोल चुका, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल सिखा दो। मैं सिखा दूंगा, मतलब मैं जो भी तुम्हारे लिए नीडेड होगा ना, मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी नीडेड होगा। बट पेपर में नहीं आती जाती है लॉग टेबल। लॉग टेबल की वैल्यूज आपको गिवन रहती हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो के टी का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज 2.303 बाई के। अच्छा, देखो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। अभी तक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इतने मैटर नहीं करते थे क्योंकि उसमें तो ABCD सिलेक्ट करना रहेगा। बट इधर आप देखो, हाफ नंबर आपको मिला है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरा आंसर नहीं आता, तो आंसर इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता आपका वे कि वो क्वेश्चन आपने किया किस तरह से है। सबसे पहले आपने टी हाफ निकाला, ठीक है। अब यहां से log a बाय a माइनस एक्स, ठीक है ना। अब आपको टी निकालना है, तो क्या रहेगा? 2.303, के की वैल्यू कितनी है? 0.01। लोग ए बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि 100, और ए यानी 100 माइनस एक्स 80% कंप्लीट हो गया तो माइनस 80, 100/20 दैट इज log 5। तो ये 2.303 बाई 0.01 और यहाँ पर log 5 और log। अब यहाँ तक भी, अब इस स्टेप के आपको 1 नंबर मिलेंगे।
ठीक है। और log 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.303 बाई 0.01 और log 5 की वैल्यू दे रखी है 0.6990। इसको सिंपल आउट करोगे तो ये आपका आंसर आने वाला है। अब देखो आंसर का आधा नंबर होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना न्यूमेरिकल में आंसर का आधा नंबर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से बहुत क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों। देयर आर, अच्छा ये कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शन है, बोला था कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शन आती हैं और ज़्यादातर ग्लूकोज से ही पूछा गया है आपका क्वेश्चन। चलो बहुत शानदार सर। तो कौन सी रिएक्शन है जो बताती है कि इसके पास 5 OH ग्रुप हैं भैया, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है विद एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है CHO CHOH। अच्छा सर आंसर लिखा हो उसी को पढ़ दो, मतलब बुरा नहीं है वो, बट क्या रहता है ना, मतलब मुझे भी थोड़ी सी फील नहीं आती, मुझे भी लगता है यार दोबारा समझा देते हैं, बच्चों को थोड़ा सा आ जाएगा। इसकी रिएक्शन करवाते हैं विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल O CH3 5 टाइम्स लेते हैं, तो ये 5 टाइम्स यहाँ से ना H को बाहर निकाल देता है यहाँ से, ठीक है 5 टाइम्स ही होती है, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाता है, CH3 C डबल H बन जाते हैं और यहाँ पर क्या बच जाता है CHO, यहाँ पर CHO C डबल O CH3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, और नीचे CH2O C डबल O CH3। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये प्रूव करना है। अब रिड्यूसिंग शुगर है मतलब रिड्यूस कर सकता है ये दूसरों को और खुद पे ऑक्सीडेशन करवा सकता है। तो आप लोग क्या करते हो, देखिए इसका फॉर्म होता है CHO और यहाँ पर CHOH4 और नीचे CH2OH। तो आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, विद टोलेंस रिएजेंट या फिर फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, टोलेंस रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन के साथ करा दी, तो ये फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा और खुद पे ऑक्सीडेशन करा लेगा और ये ग्लूकोज से क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है बेटा जी, CHOH4 और यहाँ पर CH2OH। क्लियर है, आगे बढ़ो। इसकी रिएक्शन कराई गई है ब्रोमीन वाटर के साथ। जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हो, ग्लूकोज पता है ना अभी कराया था, CHO CHOH4 CH2OH। ब्रोमीन वाटर क्या करता है, इसकी ऑक्सीडेशन करता है, मोस्टली तो इसकी ऑक्सीडेशन ही करते रहते हैं, ठीक है ना। और ये ग्लूकोज से क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। इस तरह से CHOH4 और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। क्लियर। अब अगली रिएक्शन कराई गई है इसकी विद HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो जब आप इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे CHO, अब ये मत सोच लेना कि जो सैंपल पेपर में आ गया वो फाइनल में नहीं आएगा, या ये मत सोच लेना जो सैंपल पेपर में आ गया वो फाइनल में आएगा ही। ठीक है, पढ़ लेना इनको अच्छे से, और पैटर्न इससे मिलता जुलता बहुत ज़्यादा होगा और उम्मीद है कि इससे ईजी आएगा पेपर। ठीक है, इसकी HNO3 के साथ कराई, नाइट्रिक एसिड के साथ बहुत बढ़िया ऑक्सीडेशन करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सैकरिक एसिड में। अब ऊपर वाली में और नीचे वाली में डिफरेंस बताता हूँ, क्या डिफरेंस है ऊपर वाली में और नीचे वाली में, क्या डिफरेंस है भाई। देखो बबलू, बात कुछ ऐसे है, कहाँ गया, हाँ इधर सिर्फ एक जगह पे CHO से क्या बना है, CH, और इधर 2 जगह पर CH बना है, इसे सैकरिक एसिड बोलते हैं और ऊपर वाला ग्लूकोनिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैलोकेन हैलोनिन में से है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोरिन्स पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स इज द मेजर प्रोडक्ट। मैंने बहुत बार बोला है कि पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, वो सिमेट्रिकल होता है। इसके अलावा रीजन क्या होता है, देखिए हैलोरिन्स की जब आप रिएक्शन कराओगे तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो या फिर पैरा। जैसे कि इधर ग्रुप लग गया, ठीक है, या फिर इधर ग्रुप लग गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस उधर सबसे कम होगी, है ना, मतलब समझो ना, ये तो पास पास है, रिपल्शन करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो स्टेबल नहीं रहेगा। ये भी लिखा भी गया है, एट द ऑर्थो पोजिशन हायर स्टेरिक हिंड्रेंस इज देयर, हेंस पैरा आइसोमर इज यूजुअली प्रीडोमिनेट एंड इज ऑब्टेन्ड इन द मेजर अमाउंट। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज रेसमिक मिक्सचर। SN1 में आपको पता होगा, बोला था हैलोकेन हैलोनिन में से SN1 वाले क्वेश्चन एक पहले आ चुका, अब ये दोबारा आ गया। ठीक है, सीन क्या होता है, आपने अगर SN1 का मैकेनिज्म देखा हो तो पहले कार्बोकटाइन बनता है ना, फिर ये कार्बोकटाइन जो होता है ना कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से। तो इसमें फ्रंट साइड से भी अटैक किया जा सकता है, बैक साइड से भी, और जब फ्रंट साइड से अटैक करते हैं उसे रिटेंशन बोलते हैं, बैक साइड से जब अटैक होता है उस प्रोडक्ट को
इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनते बोलते हैं। और जहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों चीज़ हो जाती है उसे बोलते हैं कि इधर रेसमिक मिक्सचर बन गया। अब क्योंकि इधर रेसमिक मिक्सचर बन गया है, और क्यों बना है, क्योंकि दोनों साइड अवेलेबल है, लिखा भी गया है। ड्यूरिंग दी SN1 mechanism, intermediate carbocation formed is sp2 hybrid and plane in nature. This allows the attack of nucleophile from either side of the plane, resulting in a racemic mixture. अगला है name the suitable alcohol and reagent from which 2-chloromethyl propane can be prepared. अब आप देखो पहली बात है, अच्छा सबसे पहले इसमें लास्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन होते हैं, प्रोपेन बोले तो 3 कार्बन। 2-chloro-2-methyl यानी कि यहाँ पर Cl लगा होगा और यहाँ पर क्या लगा होगा, CH3। तो ऑब्वियसली यहाँ पर Cl आया है। तो अब आप अल्कोहल देख लो, अल्कोहल कैसा रहा होगा, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा रहा होगा, CH3 COH CH3 CH3 भाई, है ना। इसकी रिएक्शन करा दी होगी किसके साथ, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, है ना। लुकास रिएजेंट जैसा कुछ सीन है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर इस OH की जगह पर ये Cl चला गया होगा, ऐसे हुआ होगा। और ये रिएक्शन इजीली हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल है ना। इस रिएक्शन का दूसरा नाम है लुकास टेस्ट या लुकास रिएजेंट। ये है कहाँ पर, अल्कोहल फिनोल ईथर में। इस चैप्टर में इसका दूसरा नाम है, कमेंट सेक्शन में बताना तो जरा वो दूसरा नाम क्या है इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, आउट ऑफ क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन विच मैंने हैज हायर डाइपोल मोमेंट एट वाई। इजी क्वेश्चन है। मैंने ना, आपको याद होगा शायद, मैंने ऑर्गेनिक जो आपको करवाई है ना, वो कोशिश की है कि एनसीईआरटी से पढ़ाऊं। तो एनसीईआरटी की टेबल बहुत करवाई है मैंने, और मैंने बताया था कि एक एक्सेप्शन है, क्लोरोमीथेन जो है उसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। डाउन द ग्रुप डाइपोल मोमेंट कम हो रही थी, बट क्लोरोमीथेन की ज़्यादा होती थी। ठीक है, क्लोरोमीथेन having higher dipole moment due to small size of fluorine, the dipole moment of fluoromethane is comparatively less. देखिए जो डाइपोल मोमेंट है ना, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब क्योंकि फ्लोरीन का साइज कम होता है, दैट्स वाई। अब कह दोगे सर आयोडीन का साइज तो बड़ा होता है, उसका तो डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर उसका चार्ज कम हो जाता है ना पगले, उसका चार्ज कम हो जाता है। कई सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। चलो अच्छा, एक एक नंबर का है। अच्छा ये ना कुछ ऐसे होता है, आधा तो आप बता दोगे क्लोरोइथेन, आधा तो फिर इसका रीजन भी लिखोगे ड्यू टू, इस तरह से भी मार्क्स होते हैं। अगला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, बोला था नोमेनक्लेचर आता है, अब मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, है ना। द फॉर्मूला ऑफ CONH3 5CO3Cl कुड रिप्रेजेंट अ कार्बोनेट और अ क्लोराइड। ठीक है, किसमें कार्बोनेट आयन भी बन सकता है, क्लोराइड आयन भी बन सकता है। आपने उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं और उनके पॉसिबल आइसोमर्स लिखने हैं। ओके, बहुत शानदार, तो कर दीजिए ना। ऐसा रहेगा CONH3 5CO3Cl, और अगले वाले में क्या कर दोगे, क्लोराइड कर दोगे ना, CO, ओके गलत लिख रहा हूँ, ऐसे CONH3 5ClCO3। अच्छा कमेंट सेक्शन में बताना, ये ना एक आइसोमर है, आप लोगों ने मुझे बताना कि कौन सा आइसोमर है। हिंट देता हूँ, आयनाइजेशन लिंकेज हाइड्रेट और आयनाइजेशन लिंकेज हाइड्रेट कोऑर्डिनेशन। कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा इसका नाम करेंगे, नाम क्या होगा भाई, इसको अमाइन बिना डाउट कीजिए जाता है, क्या होगा, पेंटा। NH3 क्या बोलेंगे, अमाइन, AMM होता है ये देख लो, ये मस्तियाँ करते हैं हमारे साथ, MM है ये, पेंटा अमाइन। फिर उसके बाद आएगा कार्बोनेटो, और यहाँ पर क्या आएगा भाई, कार्बोनेटो, और लास्ट में जस्ट अ मिनट, ये कार्बोनेटो, कोबाल्ट, है ना। पहले लिगेंड्स का नाम होता है, फिर कोबाल्ट, और लास्ट में क्या आएगा, क्लोराइड आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, CO को X मान लोगे, NH3 5 है, 0 चार्ज होता है, CO3 1 है, इस पे -2 चार्ज होता है, और Cl पे -1 चार्ज होता है, इज इक्वल टू में 0, X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गई। अगले केस में इसका नाम कर दीजिए आप लोग, क्या आएगा, अगेन पेंटामाइन, पेंटा अमाइन, MM लिखना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ,
पेंटामाइन, क्लोरिडो, कोबाल्ट, और लास्ट में क्या आएगा, कार्बोनेट। जो ये काउंटर आयन होते हैं ना, इनका ओ कट जाता है, जैसे क्लोरिडो को हमने क्लोराइड बोल दिया, कार्बोनेटो को हम कार्बोनेट बोल देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 आएगी, ठीक है, वो देख लेना। अगला क्वेश्चन है, कोलिजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। ओके, हमें नहीं पता था। द ऑक्सीजन इज इन मोस्ट शेयर रिएक्ट्स फॉलोज O2 plus 2H2O plus 4 electron 4OH negative. Okay, write down the overall possible reaction for collision of zinc occurring at anode, cathode and overall reaction from a white layer of zinc hydroxide. आपने जिंक लेयर के जिंक हाइड्रोक्साइड के वाइट लेयर बनती हुई दिखानी है। तो बहुत अच्छे लोग क्यों हैं ये, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करके दिखा दिया, यानी कि इन्होंने एट कैथोड तो दिखा दिया। अब एट एनोड देख लो, एट एनोड क्या होगा भैया, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जिंक दे रहा है तो कुछ इस तरह से ये क्या बन जाएगा, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या बन गया मेरे ब्लू, Zn2 पॉजिटिव। एट कैथोड की तो रिएक्शन कितने सज्जन पुरुष हैं, एट कैथोड पे क्या होगा, O2 है, 2H2O है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या बन जाएगा, इधर बन रहा है 4OH नेगेटिव, है ना भाई, लिखा हुआ है, अपनी तरफ से नहीं लिखा मैंने कुछ भी, ये देख लो, ठीक है ना। अब रिएक्शन को बैलेंस करने का रहेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ के लिख दो, ये 2Zn प्लस में O2 अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2H2 गिव्स 2Zn2 पॉजिटिव प्लस 4OH नेगेटिव, है ना। ये क्या है, ये 4 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, ये कंबाइन हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ZnOH ट्वाइस। ये जिंक हाइड्रोक्साइड की वाइट लेयर, मतलब इनको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। आपने ये तो बताना है कि वाइट लेयर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, ये बना के दिखा दी भैया। अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, कंबाइंड हो सकते हैं। आगे बढ़ो, अच्छा है समझना। एक्सप्लेन हाउ एंड वाई विल द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड। आपको पता है कैटलिस्ट आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ये एक पॉइंट है, आधा नंबर है इस बात का। पूरा क्वेश्चन 2 नंबर का है, अब आधा नंबर मिलेगा आपको इसका रीजन बताने का। द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, द कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, देयरफॉर द रिएक्शन बिकम्स फास्टर। आपको पता है कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, शॉर्टकट प्रोवाइड करते हैं विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अगला है भैया टेम्परेचर का क्या रोल है, द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन वाज टेकिंग प्लेस इज डिक्रीज। अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज, आधा नंबर है इस बात का। अब होगा क्या, इसका रीजन क्या लिखोगे, एट लोअर टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेज। जो टकरा रहे थे ना वो कम हो जाएगी उनके पास, ऐसे ऐसे टकराएंगे, स्लो काम करेंगे, ठीक है ना। स्लो का आता ना, आलू उबालने टेक दिए कम कर दिया, लेट उबलेंगे ना वो कम गर्मी लगेगी उनको, कुछ ऐसा है। डिक्रीजिंग इन द लोअरिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज रिजल्टिंग इन द। आगे है राइट द आईपीसी नेम, ये अच्छा है। 2 मिथाइल प्रोपेनल इज ट्रीटेड विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बोला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज्जत डिजर्व करता है, क्यों, क्योंकि उसमें राहुल अपनी एक्स को मांग रहा है, RMgX, राहुल मांगे एक्स, है ना। 2 मिथाइल प्रोपेनल, प्रोपेनल किसे कहते हैं, CH3 CH2, इधर है 2 मिथाइल यानी कि इधर आएगा CH3, इधर ब्रो 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 H आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको अगर आप लिखना चाहो तो ये C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन कराई गई है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड किसे कहते हैं, C2। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, आई नो तुम्हें टाइम नहीं दिखाई देगा, बट इस टाइम रात के 12 बज चुके हैं सच में। C2H5, कसम कसम क्यों खा रहे हो, सो दैट कि तुम्हें लगे कि हाँ एफर्ट लगाए जा रहे हैं। C2H5 MgBr, तो ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन गोज टू कार्बन, कार्बन इधर जाएगा और MgBr इधर जाएगा, तो ये है CH3, ये है CH, ये है CH3, ये CO, इसके पास C2H5 जाएगा और इसके पास जाएगा MgBr,
Br। फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? H। अच्छा, अगले स्टेप में कर देता हूँ। क्या होगा यहाँ पर? H पॉजिटिव डाल दो और यहाँ पर क्या मिला दो आप लोग? H2O। तो क्या होगा यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि ये चीज़ यहाँ से टूटेगी, इधर आएगा H, इधर आएगा OH। ठीक है, जरूरी होता है थोड़ा सा साइड प्रोडक्ट भी लिख दिया करो, मतलब यार इनका भी दिल करता है ना साइड प्रोडक्ट लिखवाने वालों का भी। तो मेन प्रोडक्ट क्या है वैसे? CH3 CH CH3 C C2H5 C2H5 का पैसे लिख लो, CH2 CH3, इधर है OH और ये Mg Br OH। अब आप लोगों ने इसका नाम लिखना है ब्रो, है ना, IPS नेम। हिंट मैं दे देता हूँ, आप लोग सबसे पहले चेन सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक मैंने स्पेशल पे करा दिया, बाकी आज कल मैं यूट्यूब पे भी करा दूंगा। ठीक है, तुम्हें भी थोड़ी नीड पता लगनी चाहिए ना। 1 2 3, अच्छा यहाँ से नहीं करनी चाहिए नंबरिंग क्योंकि बात तो वो 3 पे ही आएगा। 1 2 3 4 5, है ना। 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? 5, तो पेंटेन। एंड 3 पे OH है बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या बात है, सेक्शन सी पे आते हैं। तो सेक्शन सी में आपके वेरी शॉर्ट की बजाय शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो जाएंगे और 5 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के हैं। बढ़िया बात है। और नहीं है शायद इसमें, हाँ और नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अल्कोहल फिनोलिथर में बोला था कोल्ड रिएक्शन राइमर टाइमर 100% आती है, घुमा फिरा के आ जाती है। अब देखो इधर आ गया आपका सैलिसिलिक एसिड, है ना। सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। भैया सैलिसिलिक एसिड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सैलिसिलिक एसिड कुछ इस तरह से होता है, बेंजीन, ठीक है, COH, इधर होता है OH। इसकी रिएक्शन करा दो आप एसिटिक एनहाइड्रेट। एसिटिक एनहाइड्रेट क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये रिएक्शन है प्रॉपर। इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव ये रिएक्शन हो रही है। तो आप नोटिस करोगे कि ये इससे प्रेम करता है, इसके H से, है ना। OH का H लेके चला जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा? ये C डबल H है और यहाँ पर क्या बच जाएगा? O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, चाहो तो इसको नोट भी कर लेना पॉज करके एक बार। और ये ना एक दवाई होती है एस्पिरिन, नाम सुना आप लोगों ने? डिस्पिरिन। डिस्पिरिन में जो केमिकल मिलता है ना वो ये होता है एस्पिरिन। पूछा जा सकता है भाई, जिस हिसाब से CBSE वाले मजे ले रहे हैं ना, पूछा जा सकता है एस्पिरिन का फॉर्मूला इस तरह से बनता है एस्पिरिन। अगला क्वेश्चन है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद, किसका ट्रीट करवा रहे हैं? सोडियम इथोक्साइड। अगले पेज पे करा देता हूँ यार, वरना तुम बोलोगे क्या चिंदी कर रहे हो सर। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लोराइड यानी कि ऐसे, ओके, क्लोराइड यानी ये, टर्सरी ब्यूटाइल यानी कि इधर आएगा CH3 CH3 CH3। वो हो रहा है सोडियम इथोक्साइड, इसे बोलते हैं ETONA, इस तरह से लिखा जाता है। इथेनॉलिक सोडियम भी बोल सकते हैं, मतलब अल्कोहल है। ठीक है, एलिमिनेशन होगी। जिस पे Cl लगा हुआ है वो क्या है? अल्फा। उससे नेक्स्ट क्या है? बीटा। किसने जाना ही जाना है? Cl ने। किसके साथ जाएगा? बीटा वाले हाइड्रोजन के साथ। ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। थोड़ा आसान कर देता हूँ, ये रहा। कमेंट सेक्शन में इसका नाम बता देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये बहुत फेमस रिएक्शन है। फिनोल किसे कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है। और क्लोरोफॉर्म की तो एक ही रिएक्शन है, आपने ट्रीट कर दिया इसको विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH। NaOH पहले आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये देख लो, इनके नैसे देख लो, मास्टर सॉल्यूशन में 3KOH लिखते हैं, ये ऊपर NaOH दे रखा है। तो ये है और ये OH और ये CH2, इसे बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर इसे ना सैलिसल्डिहाइड बोला जा सकता है, सैलिसल्डिहाइड। और ये ना एक फेमस नेम रिएक्शन है। हिंट देता हूँ, जैसे सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए ना कोल्ब रिएक्शन होती है ना, सैलिसल्डिहाइड बनाने के लिए दूसरी नेम रिएक्शन होती है। चलो हिंट भी क्या दूँ, बता ही देता हूँ। यहाँ पर होती है राइमर टाइमर रिएक्शन, क्योंकि ना मतलब फिर यही है कि 1-2 बच्चे तो ना इसलिए देख रहे होंगे कि उन्हें कुछ आता ही नहीं है ना। तो फिर अब सारे क्वेश्चन तुमसे पूछता रहूँगा, फिर कहोगे अरे इतना आता होता तो हम टॉप ना कर जाते क्या सर।
सारा कुछ हमसे पूछ लिया आपने। चलो MnCN6 3 नेगेटिव है, इसका नाम तो लिख सकते हो यार, पूछा नहीं गया, गलत भी होगा कोई बात नहीं। MnCN6 3 नेगेटिव है, ठीक है। अब करो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। Mn को क्या मान लोगे x, Cn कितने हैं 6, Cn पे चार्ज -1 इज इक्वल टू में -3, x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से +3, ठीक है ना। तो Mn3+ के लिए कर दीजिए। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25 है ना। कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी Ar18 4s2 3d5, 3+ है बोले तो 3 माइनस कहाँ से होगा पहले इसमें से 4s0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये डी में कितने रह जाएंगे 4, तो पहले डी में 4 कर दो। वन 2 3 4, ये 3d है, 3d के बाद क्या है इधर 4s है, 4s के बाद क्या आएगा इधर 4p, ठीक है। अब Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अब ये तो हमने Mn की कन्फिग्रेशन की है। अगले पेज पे ले जाता हूँ यार, तुम्हारे लिए ना थोड़ा इजी हो जाएगा। पता नहीं मैं कॉपी कर पाऊंगा कि नहीं, कॉपी तो कर ही देंगे। ये है। अब इसके बाद हमने क्या करना है MnCN6 4 नहीं 3 नेगेटिव है, यानी कि 6 लिगेंड्स को फिल करना है। अब Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो फिलिंग करवाएंगे तो मतलब पेयरिंग करवाते हैं, तो पेयरिंग करवा दी भाई। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इधर पेयरिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा, ठीक है ना। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आप पेयरिंग करके इससे आगे नहीं जाते हो, मतलब इसकी आप पेयरिंग नहीं करवा सकते। सर क्यों नहीं करवा सकते? देखो बेटा, अगर आपने इसकी पेयरिंग करवा दी यानी कि ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो इसमें लिगेंड जाएंगे और D3 हो जाएगा, D3sp2, ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, ठीक है ना। मतलब पेयरिंग करवाते हैं, आपने ध्यान रखना है किससे आगे नहीं जाना। अगर 6 लिगेंड है तो 3 से आगे नहीं जाना पेयरिंग करवा के, और अगर यहाँ पर 4 लिगेंड्स होते तो इससे आगे नहीं जाना है, आपने D4 से आगे नहीं जाना है, ठीक है। ये है 3D, इसके बाद है 4s और इसके बाद है 4p, ठीक है। तो यहाँ पे लिगेंड्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, हाइब्रिडेशन क्या होगी D2sp3, और ज्योमेट्री क्या होगी इधर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, आपसे पूछा गया होगा कि बताओ ये क्या है ना। अब क्योंकि अंदर वाले डी में लिगेंड्स की फिलिंग हो रही है, तो ये क्या है, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक तरह से एक्सेप्शनल सा केस है ना, इसमें स्पेशल केस याद रखना पड़ता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और पैरामैग्नेटिक है ना, क्योंकि एनपेड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मूवमेंट बोली होगी, तो क्या आएगा √n × n+2। अपने रूम में भी बैठ कर लग जाता है कई बार रात को अकेले, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ एम्पेयर इधर 2 है, और ये 2+2 दैट इज √8 को सिंप्लीफाई करोगे तो 2.8 यूनिट होती है इसकी BM मतलब बोहर मैग्नेट्रॉन। इस तरह से आंसर करना है आप लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट हेनरी लॉ, एक्सप्लेन व्हाई आर द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ ये बोलता है ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, कुछ ऐसे है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। अगली बात, हीलियम क्यों डाइल्यूट की जाती है? देखिए, जब स्कूबा डाइवर मतलब जो समुद्र की गहराइयों में 2 तरह के पागल इंसान होते हैं, ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में कोरा, और ये मैं समुद्र की गहराइयों में मछली। तो वो नीचे चले जाते हैं, तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, वो गैस का इनहेल बहुत कर लेगा, और जब वो बाहर आएगा तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रहेगी, है ना, तो बाहर निकलना जाएगी, बबल्स बनने लग जाएंगे, बैंड्स बोलते हैं उस बीमारी को, और उससे इंसान की डेथ हो सकती है। तो हमें एक ऐसी गैस को हमारे सिलेंडर के अंदर यूज करना पड़ेगा जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो, जिसका इनहेल कम होगा तो एक्सहेल भी कम होगा। यही कुछ लिखा गया है आंसर में। देखिए, the pressure under water is high, so the solubility of gas in blood increases. When the diver come to the surface, pressure decreases, so does the solubility, causing bubbles of nitrogen in blood. बाहर निकलेगी, नाइट्रोजन के बबल्स बनेंगे।
To avoid this situation and maintain the same partial pressure of nitrogen under water too, the dilution is done. ये देख लेना, मुझे बहुत लगता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हीलियम कितने परसेंट होता है? 11.7% होता है। एक नंबर का क्वेश्चन है। ओके, एक नंबर का ये वैसे था और बबलू, अच्छा ओके ठीक है। अगला है, अच्छा ये भी न्यूमेरिकल है। अज्यूम दैट आर्गन एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 6 बार, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ आर्गन गैस इन वाटर, गिवन हेनरी लॉ कांस्टेंट कैच इज 40 किलो बार। तो भाई साहब आपको क्या दे रखा है? प्रेशर दे रखा है 6 बार, ठीक है ना। पी का फॉर्मूला क्या रहेगा? के एच इंटू सोल्यूबिलिटी, तो आपको कैलकुलेट करनी है। तो सोल्यूबिलिटी निकालने के लिए प्रेशर कितना है भाई? 6 बार, और के एच कितना दे रखा है? हेनरीज कांस्टेंट कितना दे रखा है आपको? 4 किलो बार है ना, आई थिंक। कहाँ गया यार? 40 किलो बार है। 40 किलो बार यानी 40 इंटू 10 की पावर 3। सिंपल आउट कर लो। 6/4 कितना आ जाएगा? 1.5। ये 4 0, ये 10 की पावर -4। सोल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होती हैं ये। आगे बढ़ो। एनिलीन इज एसिटाइलेटेड बिफोर नाइट्रेशन। अच्छा, इनमें से कोई 3 करने हैं, ठीक है। बट अभी हम सॉल्यूशन करें तो हमें सारे करने पड़ेंगे। हमने तो और वाले भी किए हैं, बट पेपर में एक स्मार्ट चॉइस करना, ठीक है। कि ज़्यादा खतरों की खिलाड़ी मत बनना कि मैं सब करके दिखाऊंगा, यस भारत सर के स्टूडेंट हैं, बेइज्जती हो जाएगी। वही करना जिस पे फुल कॉन्फिडेंट हो। तो एनिलीन ये भी लिखवाया है। अरे वन शॉट में सब कुछ है भाई। एनिलीन को एसिटाइलेटेड क्यों करते हैं बिफोर नाइट्रेशन? ठीक है, होता क्या है कि एनिलीन में जो ऊपर NH2 ग्रुप होता है ना, बहुत रिएक्टिव होता है। और बहुत भाई साहब इतना रिएक्टिव होता है, वो ऑर्थो पैरा मेटा सारे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है। उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इसको बांध के रखते हैं। दैट्स वाई इसकी एसिटाइलेशन की जाती है। शब्द में कैसे लिखेंगे? एनिलीन इज एसिटाइलेटेड बिफोर नाइट्रेशन रिएक्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ टेरिऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिंग द अमीनो ग्रुप सो दैट पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव कैन बी ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। कि आपको पैरा प्रोडक्ट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, सो टू कंट्रोल द रिएक्टिविटी या टू प्रोटेक्ट द NH2 ग्रुप, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, pKb ऑफ एनिलीन इज लोअर देन मेटा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन किसे कहते हैं? NH2, ठीक है। और मेटा नाइट्रो एनिलीन किसे कहते हैं? जब यहाँ पे लग जाएगा ये NH2 है और इधर क्या लग जाएगा बेटा? NO2। कम टू द पॉइंट। तो भाई साहब होता क्या है कि ये जो मेटा पोजीशन पे अपने NO2 ग्रुप लगाया है, ये अच्छा pKb लोअर होने का मतलब है कि ये ज़्यादा बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है, ये लेस बेसिक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। ये लिखा भी गया है। pKb ऑफ एनिलीन इज लोअर देन मेटा नाइट्रो एनिलीन, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन इज मोर। pKb वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कम करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बबलू। प्राइमरी अमाइन ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड फॉर्म्स अ प्रोडक्ट which is soluble in NaOH. However, secondary amine give product which is insoluble in OH in NaOH. ये हिंसबर्ग टेस्ट होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, ठीक है। तो होता क्या है, प्राइम में इधर लिखा देता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। इधर है RNH2, इसकी रिएक्शन आप लोग कर देते हो विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज बेंजीन SO2Cl, ठीक है। फिर ये बन गया RNH, इधर SO2 बेंजीन। और फिर जब आप इसकी रिएक्शन अल्कली के साथ कराते हो KOH, जब तक H रहेगा रिएक्शन होती रहेगी, तो ये H2 बन जाएगा और यहाँ पर RNK SO2 बेंजीन। ऑन दी अदर हैंड अगर सेकेंडरी अमाइन होता RNR, ठीक है, इधर H, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है हिंसबर्ग रिएजेंट, दैट इज Cl बेंजीन SO2Cl, है ना। तो ये चीज़ बाहर निकल जाती है। अब H खत्म हो गया तो रिएक्शन यहीं पर खत्म होगी। प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन में 2 स्टेप होते हैं, इसीलिए बोलता हूँ। तो अब हुआ क्या, देखिए, प्राइमरी अमाइंस में क्या थे? हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन L-alkyl benzene sulfonamide formed by the treatment of
प्राइमरी अमाइंस। इसके पास क्या है भैया, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये जो है ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन आगे हो सकती है। इधर हाइड्रोजन बचा ही नहीं तो इसकी रिएक्शन अल्कली के साथ होगी नहीं, मतलब यहाँ पर ये इनसोल्यूबल होगा, मतलब कुछ प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। अगला है अच्छा क्वेश्चन है, एनिलीन डजंट रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट। एनिलीन रिएक्शन नहीं देता है, ये वाली कौन सी रिएक्शन नहीं देता यार, फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन। एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली लिखा भी गया है क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो लुईस एसिड होते हैं। एनिलीन डजंट रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बिकॉज एनिलीन इज अ बेस एंड AlCl3 इज अ लुईस एसिड विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। मतलब वो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन ही नहीं हो पाती। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन टू साइक्लोहेक्साइल क्लोरोइथेन, ओके, साइक्लोहेक्साइल क्लोरोइथेन undergoes a dehydrohalogenation. Name the reagent which is used to carry out the reaction. सबसे पहले 2-साइक्लोहेक्साइल क्लोरोथेन, क्लोरो देखिए ये है कार्बन, ये कार्बन, इधर है Cl, इधर है ये, ठीक है बेटा, इधर बॉन्ड पूरे कर लो, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ इसको, ओके, बहुत शानदार। ठीक है, इधर H2 लगेगा, इधर H2 लगेगा, इधर भी आई थिंक है ना, हाँ। तो ये अब आपने क्या करना है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो इधर आप ऑब्वियसली अल्कोहलिक KOH लोगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये अल्फा, ये बीटा, मानोगे नहीं बट मैंने ये भी बताया था, आ सकता है, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाता है और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये अच्छा साइक्लोहेक्साइल है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन नहीं है, क्षमा चाहता हूँ, प्लीज़ ये गलती मत कर देना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये वाली बच्चों की छोड़ो, आप खुद कर रहे हो, हाँ सॉरी, ये है, तो इसे क्या बोलेंगे, 1-साइक्लोहेक्साइल क्लोरोथेन, सॉरी 1-साइक्लोहेक्साइल इथिन बोल देंगे इसे। अगला है वाई आर हैलोकेन्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हैलोरिन्स एंड विनाइल हैलाइड। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, प्रॉपर मैंने जब इसका वन शॉट कराया बहुत डिटेल में बात समझाइए होता क्या है ऐसा। देखिए विनाइल हैलाइड हो गया या एराइल हैलाइड हो गया, इनके पास ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड नहीं टूट पाता और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। क्या लिखा गया है, हैलोरिन्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोरिन्स and vinyl halide because of the presence of partial double bond character in carbon halogen bond in halorines and vinyl halide, hence they do not undergo nucleophilic substitution reaction। क्या बोला है मैंने, अच्छा ये जो ये वाली रिएक्शन है इसमें एक नंबर है किसका, इस रिएक्शन का, और एक नंबर है उस रिएजेंट का नाम बताने का, ठीक है। अब चलो अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। हाँ, तो जैसे कि हैलोरिन्स होते हैं ना, ये इनमें रेजोनेंस की वजह से क्या आता है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड टूट नहीं पाता, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो नहीं पाती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेम द पॉसिबल अल्कीन विच विल यील्ड 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सेन ऑन द रिएक्शन विद HCl, राइट द रिएक्शन इन बोल्ड। क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ शायद समझ में आ जाए, 1-methyl साइक्लोहेक्सेन, 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सेन इज दिस, ठीक है, 1 पे क्लोरो है, नेम द पॉसिबल अल्कीन विच विल यील्ड, अच्छा ये तो हमने बनाना है, Cl और इधर है CH3, तो बताइए भैया ये कब बना होगा। ओके, ऑब्वियसली एक अल्कीन होगा, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से रहा होगा अल्कीन, डबल बॉन्ड CH2, आपने इसमें HCl जोड़ा होगा, और कौन सा रूल लगा होगा, मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, नथुलाल भाई, अगले पेज बताता हूँ, ये कुछ इस तरह से रहा होगा, देखो डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा देंगे विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द, ये क्या होगा, मार्कोनिकोफ रूल लगा होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मार्कोनिकोफ रूल की ट्रिक क्या होती है कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेगेटिव जो है लोअर के पास जाएगा, अब लोअर देखिए इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर है फिर भी,
तो इधर CH3 और इधर Cl, ठीक है। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज मोर रेडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड, वाई? एलाइल क्लोराइड किसे कहते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। हाइड्रोलाइज कराने का मतलब क्या है? इसकी रिएक्शन करवाई है आप लोगों ने किसके साथ? NaOH KOH वगैरह के साथ। एन प्रोपाइल क्लोराइड क्या है? या H2O के साथ CH3 CH2 CH2 Cl। अब ये क्या है भाई? SN1 रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। एलाइल हो गया, बेंजाइल हो गया, इनके कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। अब ये तो प्राइमरी है, ठीक है कि नहीं? तो ये होगा नहीं, यही लिखा भी गया है अगर आप नोटिस करो। एलाइल क्लोराइड शो हाई रिएक्टिविटी एज द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस व्हाइल नो सच स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट इन एन प्रोपाइल क्लोराइड। इधर ये स्टेबल नहीं होगा, प्राइमरी स्टेबल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन डी आता है और सेक्शन डी में क्या है? कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 4 नंबर के आएंगे और कुछ इस तरह से बोल रहा है 1 + 1 + 2। और बहुत अच्छी बात है कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो थोड़ा मुश्किल है उसमें और है ऑप्शन है, मतलब सैम्पल पेपर इज गुड इन द एंड। देखो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा होगा ना, वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि तुम्हारा ये हुए नहीं है, और अगर हो गया तो कॉन्फिडेंस अप रहना चाहिए। चलो, अरे यार बहुत बड़ी थ्योरी है, फिर भी हमें पढ़नी है, 2-3 बार पढ़नी है, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। मैनी पीपल बिलीव दैट द जे वॉटसन एंड एफ क्रिक डिस्कवर्ड DNA इन 1950। सब मानते हैं कि 3D स्ट्रक्चर जो है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। In reality, this is not the case. Rather, DNA was first identified in the late 1860 by Swiss chemist Friedrich, अजीब सा नाम है, and then in the decades following Michel discovery, other scientists notably Phobos Levin, अरे हम भी करते हैं खोज तो, and Irvin Kargov carried out, शायद यही नाम है, बायो वाले करेक्ट कर देना और क्षमा कर देना गलतियों की, इंसान गलतियों का पुतला है ये मान के। Carried out a series of research efforts that revealed additional details about DNA molecule, including its primary chemical components and the ways in which they joined with one another. Without the scientific foundation provided by these pioneers, Watson and Crick may never be reached their groundbreaking conclusion in 1953 that the DNA molecule exists in the form of 3-dimensional double helix. यही कह रहा है कि भाई जो जे वॉटसन एफ क्रिक ने 3D स्ट्रक्चर किया वो एकदम से नहीं हुआ, इसके लिए बहुत हिस्ट्री है और ये फैक्ट है, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, बहुत इंसानों के एफर्ट लगते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कार्गफ एन ऑस्ट्रियन बायोकेमिस्ट एज हिज फर्स्ट स्टेप इन द DNA रिसर्च set out to see whether there were any difference in DNA among different species. After developing a new paper chromatography method for separating and identifying small amount of organic material, Kargaf reached 2 major conclusions. ये देखने के लिए कि यार जो एनिमल्स होते हैं या जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, यही है ना, मतलब डिफरेंट स्पीसीज के अंदर जो DNA है वो डिफरेंट होता है कि नहीं होता है। द न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ DNA वेरीज अमंग स्पीसीज। ऑलमोस्ट ऑल DNA, no matter what organism or tissue type it comes from, maintains certain properties even as its composition varies. In particular, the amount of adenine is similar to thymine. ठीक है, आपको पता होगा 2 तरह के होते हैं, एक होता है RNA, मैं आपको बताता चलूँ, एक होता है DNA, ठीक है। तो इधर क्या होता है? इधर होता है AGCU और इधर क्या होता है? AGCT होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ, और DNA में जो होता है ना, T का बॉन्ड A के साथ होता है और G का बॉन्ड C के साथ होता है। मैंने इसको ऐसे देखो, टाटा गोचू, T का बॉन्ड A, गोचू मतलब G और C का बॉन्ड होता है, ठीक है। 1 शॉट में देख लेना ये भी। आगे है हाँ, ये रहा। द अमाउंट ऑफ गुआनिन अप्रोक्सीमेट इन द अमाउंट ऑफ साइटोसिन, कि G और C का अमाउंट सेम रहता है, T का और A का अमाउंट सेम रहता है। इन अदर वर्ड्स, द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन होता है A + G, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ pyrimidine CT आर यूजुअली, ये प्यूरिन होते हैं, कौन से? A और G, और ये pyrimidine होते हैं, नियरली इक्वल होते हैं। बाकी T और A का तो इक्वल होता है, G और C का भी इक्वल होता है। दिस कंक्लूजन इज नोन एज
चार्जेफ रूल चार्जेफ इस तरह से रूल है, इज नॉट ओबेड इन सम वायरसेस, वायरस फॉलो नहीं करते हैं। दीज ईदर हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। चलो पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बड़ी थ्योरी है। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज 100 एडेनिन 150 साइटोसिन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब देखिए अगर 100 एडेनिन है तो 100 थाइमाइन भी होंगे, 150 साइटोसिन है क्योंकि वो तो इक्वल होते हैं ना, अगर आपने देखा हो तो 150 गुआनिन भी होंगे, तो 150 प्लस 150 जय रामानुजन 200 प्लस 300 इज 500। देखो टोटल न्यूक्लियोटाइड इज दिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अ सैंपल ऑफ हेयर एंड ब्लड वाज फाउंड एट टू साइट्स, साइंटिस्ट क्लेम दैट दिस सैंपल बिलोंग टू सेम स्पीसीज, हाउ डिड द साइंटिस्ट अराइव एट द कंक्लूजन। भैया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वही वाला सीन रहा होगा। दे स्टडीड द न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ डीएनए, इट वाज द सेम, सो दे कंक्लूडेड दैट द सैंपल बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, है ना। न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन पढ़ी जाती है डीएनए की। अगला है द सैंपल ऑफ अ वायरस वाज टेस्टेड एंड इट वाज फाउंड टू कंटेन 20% एडेनिन, 20% थाइनाइन, 20% गुआनिन एंड द रेस्ट इज साइटोसिन। ठीक है। इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस ए डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए सिंगल हेलिक्स, आरएनए। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एडेनिन है, 20% थाइमाइन है, बहुत सही बात है, 20% क्योंकि टी और ए तो इक्वल है। 20% गुआनिन है एंड रेस्ट इज साइटोसिन, यानी कि 20% गुआनिन है, 20% साइटोसिन होना चाहिए, तब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, बट साइटोसिन तो इधर 40% होगा। ठीक है ना। तो ये क्या है वैसे, AGCT। तो पहले तो बात है डीएनए है, और डबल हेलिक्स तब हो सकता था, ये फोकस कीजिए, जब T और A बराबर हो, G और C बराबर हो। तो आरएनए तो नहीं हो सकता क्योंकि एडेनिन, गुआनिन, थाइमाइन और साइटोसिन है, यूरासिल नहीं है, तो आरएनए तो यहाँ पे कट गया। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्यों नहीं है इसका, क्योंकि इक्वल नहीं है, टी और ए इक्वल नहीं है, जी और सी इक्वल नहीं है। यहाँ पर जो है साइटोसिन 40% हो रहा है। और सर्जेफ ने देखो ना, बोला तो था सर्जेफ रूल इज नॉट ओबेड इन सम वायरसेस। देखिए अगर इक्वल है टी और ए, जी और सी, तो ये सर्जेफ रूल है और इसका मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और अगर ये नहीं है, इसका मतलब उसका सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, या फिर क्या होगा यार, या फिर अरे वो होगा ना, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा या आरएनए। आरएनए नहीं हो सकता क्योंकि यूरासिल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आरएनए आ जाएगा, लिखा भी गया है, सॉरी सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर आ जाएगा। द वायरस इज सिंगल हेलिक्स लिखा गया है। AT 20% but G is not equal to C, so double helix is ruled out. The basis pairs are ATGC, not AUGC, so it is not RNA. अगला है, how can Sargef rule be used to infer that the genetic material of an organism is double helix or single helix? लिखा गया था ना Sargef rule ने, अगर वो इक्वल है तो डबल हेलिक्स है, नहीं है तो वो सिंगल हेलिक्स है। अकॉर्डिंग टू चार जिराफ, ये नाम है इसका, चार जिराफ रूल। ऑल डबल हेलिक्स डीएनए विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ एंटी एज वेल एज सी विल बी सेम अमाउंट एज जी। इफ दिस इज नॉट देन द केस इज सिंगल स्टैंडर्ड। ओके हिना, अरे भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, 12:30 हो गए अभी, मतलब 12:26। हिना इज इन्वेस्टिगेटिंग द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। सी मेक्स सोल्ट सोल्यूशन यूजिंग 10 milliliter of water and a known mass of NaCl. She puts the salt solution into a freezer and leaves it to freeze. She takes the frozen salt solution out of the freezer and measures the temperature when the frozen salt solution melt. मतलब उसने क्या किया है, 10 मिलीलीटर पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा नमक डाल के फ्रीजिंग पॉइंट देखती गई कितना है। ठीक है। अब यहाँ पर उसने अमाउंट लिखा है भाई, पहली बार कितना सोल्ट लिया, फिर कितना सोल्ट लिया, फिर कितना, फिर कितना, फिर कितना, फिर कितना, और यहाँ पर उसकी रीडिंग है। और याद रखिए अगर कोई ज़्यादा रीडिंग लेता है इसका मतलब वो सैंपल को करेक्ट करना चाह रहा है। 3 रीडिंग भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, यही होता है ना, हम दोबारा करके देखते हैं यार सही क्या है। ठीक है। लैब में भी जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, जनरली 3 रीडिंग लेते हो। ठीक है। और अगर कामचोर टीचर है मेरे जैसे, फिर वो 2 रीडिंग में भी काम चलवा देंगे, मतलब मैं तो कर देता था ऐसे। ओके, 1 टेम्परेचर इन द सेकंड सेट ऑफ रिजल्ट डजंट फिट द पैटर्न। बेटा कंपिटेंसी बेस्ड के लिए 2-3 बार पढ़ लेना प्लीज। 1 temperature in the second set of result doesn't fit
द पैटर्न विच टेम्परेचर इज दैट, जस्टिफाई योर आंसर। सेट 2 में जाओ। अब आप देखो कौन सा, देखिए -1.9, -2.6, -5.5, -3.8, -5.0, 6.3 आपको भी दिखा रहा है कि अब नॉर्मल कौन सा है सेट 2 में। ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है ना। थर्ड रीडिंग फॉर 0.5 ग्राम देयर हैज टू बी एन इंक्रीज in depression in freezing point and therefore decrease in freezing point, so also decrease in melting point when the amount of salt is increased, but the trend is not followed in this case. Okay, ऐसे ही क्या। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Hina collect 2 sets of result? 2 sets of result help to avoid error in data collection and give more objective data. अगला है, in place of NaCl, if Hina had used glucose, what would have been the melting point of solution with 0.6 gram glucose in it? In place of NaCl, ठीक है। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF इज KF IKFM, IKFM। और इधर अगर आप देखते हो डेल्टा TF फॉर, इधर तो दे रखा ना इसके लिए, फॉर NaCl मान लेता हूँ मैं, फॉर NaCl है ना, फॉर NaCl कितना दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं, -0.6 ग्राम के लिए -3.8 है ना। तो -3 ये होता है ना, डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, T0F - TF, दैट इज T0F वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये माइनस आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन -3.8, दैट इज 3.8। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, 2 आयंस में डिसोसिएट होगा 2। KF की वैल्यू हमें नहीं पता। मोलैरिटी क्या होगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वाशिंगटन से, बहुत सही। तो 3.8 इंटू में 2 इंटू में KF इंटू में मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.6 ग्राम है। मोलर मास NaCl के लिए कितना होगा बेटा, 58.5 होगा, इंटू में 1000 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मिलीलीटर में दे रखा है, बट वो कर सकते हैं, इक्वल ही रहता है लगभग, ये 10 ग्राम रहेगा, ठीक है। अब आप ग्लूकोज के लिए कर लो, फॉर ग्लूकोज, ठीक है बेटा जी, ग्लूकोज के लिए कर लो। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, IKFM। अब ये तो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो I की वैल्यू तो क्या ही है। अच्छा, ग्लूकोज के लिए डाटा नहीं दे रखा, हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या रहेगा, I तो बना जाएगा, KF हमें नहीं पता है, KF सेम ही होगा जो भी होगा, और फॉर्मूला रहेगा वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से, ठीक है ना। तो ये 1 और ये KF, वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट, कितना बोल रहा है, 0.6 ग्राम ग्लूकोज ले लिया। मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, इंटू में 1000 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज 10, ठीक है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर दोगे, ठीक है। इधर ये तो क्या है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लोगे, KF से KF कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा TF इधर आ जाएगा जब आप कंपेयर कर देने वाले हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर कर लोगे ना बेटा। देखो ये एक डाटा आ गया हमारे पास, फोकस कीजिए, ये एक डाटा आ गया है, ये एक डाटा आ गया है, तो यहाँ से इसका डेल्टा TF आ जाएगा ना जब 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेडिक्टेड मेल्टिंग पॉइंट इफ 1.2 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज एडेड इन 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर, जस्टिफाई योर आंसर। तो 1.2 ग्राम है आपके पास, 0.3 ग्राम के लिए डाटा है, 0.6 ग्राम के लिए डाटा है, 1.2 के लिए है ना, 0.3 के लिए -1.9 है। जब आप बढ़ा रहे हो तो और है ना, तो -3.8 और करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौका 76, -7.6, ये हो जाएगा ना भैया। 0.3 ग्राम के लिए 1.9 डिग्री है, 6 के लिए 3.8 है, 1.2 के लिए 7.6 आ जाएगा। तो ये है, मेरे हिसाब से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन ई लास्ट है हमारे पास, और बहुत गंदा काम किया इन्होंने कि ना, मुझे लगा था कि मैंने 1 घंटे में सारे का सारा करवा दूंगा,
ये हाल है। सोच के देखो, अगर मुझे सारा कुछ सोल्व करना रहता तो इशू आ जाता। बट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन वाले हैं। वाई डज द सेल वोल्टेज ऑफ मर्करी सेल रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम? फेमस है, समझाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर नॉन आयनिक रिएक्शन होती है। लिखा भी गया है द सेल पोटेंशियल रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डजंट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो आयंस होते हैं ना, उनकी कंसंट्रेशन चेंज करती है, ठीक है। और जब आयन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, वोल्टेज वेरी नहीं करेगी। राइट द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड एंड कैथोड एंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस KCl। तो देखिए KCl में ऐसा होता है, K पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन बनेगा एट कैथोड, वन शॉट में बहुत अच्छे से कराया है, और Cl2 बनेगा एट एनोड। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से देख लेना। ये लिखा भी गया है कि क्या होगा भैया, एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी, और एट एनोड क्या बनेगा, आपकी क्लोरीन गैस बनने वाली है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द pH ऑफ HCl? व्हाट इज द, अच्छा समझ में आया ना आपको, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाला सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट, व्हाट इज द pH ऑफ HCl सॉल्यूशन व्हेन द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड शोज अ पोटेंशियल ऑफ -0.59 वोल्ट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा यार, एक बार ना मैं इसको करवा देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कल तुम इस वन शॉट को देखो और ये बोलो अरे यार सर ने तो ना काम चला दिया था। कोशिश तो की है तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे समझाने की, बट कोई बात नहीं। अरे चलिए, तो KCl है, KCl के पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो कैथोड पर कौन जाएगा बेटा, H2 एट कैथोड। ठीक है ना, H2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बना देगा, एक तो हाफ H2 और एक क्या बना देगा, बाकी शॉर्टकट मैंने बता दिया है। और एट एनोड कौन जाएगा, एट एनोड बताइए, एनोड पर Cl नेगेटिव जाएगा, और Cl नेगेटिव क्या करेगा भाई, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा और वो बनाएगा हाफ Cl2 बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और KCl तो टूट ही गया किसके अंदर, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगी यहाँ से कि नहीं हो जाएगी भाई, KCl है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, आपका H2O है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे उधर। इसके अलावा क्या बचेगा, K पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव भी है। अच्छा, नेट रिएक्शन ऐसे होती है क्या, हाफ H2 है, हाफ Cl2 है, हाफ Cl2 ज़्यादा, बाकी मैंने सही आपको पहले बता दिया था, वो ज़्यादा सही है, बुक इसमें ये देख लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हो, व्हाट इज द pH ऑफ HCl सॉल्यूशन। पहली बात है HCl है, HCl किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में। तो H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया और वो क्या बन गया, हाफ H2 बन गया। ठीक है, व्हाट इज द pH ऑफ HCl सॉल्यूशन व्हेन द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड शो अ पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन लगाओगे ना, तो क्या रहेगा, E ऑफ हाइड्रोजन इज E नोट ऑफ हाइड्रोजन -0.06 बाय n log क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है ना, तो इधर क्या आएगा, H2 की पावर हाफ, ये गैस बनी है, गैस का प्रेशर होगा, और इधर क्या रहेगा, H पॉजिटिव। फोकस करना, E नोट ऑफ हाइड्रोजन 0 होता है, और EH आपको इन्होंने दे रखा है नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना, -0.59, और ये कितना होता है, ये तो 0 ही है, ये -0.0, अच्छा ये 59 डाटा रखा है ना, तो इसको ठीक है, इसको भी इधर रख देते हैं 0.59 रख देते हैं, 0.059, ठीक है, बाय n यानी 1, और लोग हाइड्रोजन की आपने क्या लेनी है इधर, या तो कंसंट्रेशन ले लो, कंसंट्रेशन लोगे तो स्टैंडर्ड है यानी 1 मोलर है, या फिर प्रेशर लोगे तो 1 बार है, तो 1 रखोगे, 1 की पावर हाफ है तो वो एज इट इज रहेगा, और ये H पॉजिटिव आ जाएगा।
एच पॉजिटिव को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -0.59 इज इक्वल टू -0.059। ये लोग ये एच पॉजिटिव की पावर क्या बनेगी, -1। ये क्या बन जाएगा अगर आप इसको लिखो, नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। और पी एच का क्या मतलब होता है, पी एच अगर पता हो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव। तो ये है, तो यहाँ से पी एच आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, -0.59 बाय -0.059। तो ये 10, पी एच इज 10 आ जाएगा। यहाँ से देख लेना, इसी तरह से किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस ए। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस ए इज 5.9 × 10⁻³ साइमन मीटर एंड बी इज 1 × 10⁻16 साइमन मीटर। विच ऑफ द टू सेट इज मोस्ट लाइकली टू बी कॉपर, मेटल एंड वायर। अब देखो यार, आपको कंडक्टिविटी दी गई है और मेटल की कंडक्टिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या लगता है कि जो ए है ये होगा। अगला है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम MgCl2। MgCl2 है Mg2 पॉजिटिव, MgCl2 को तोड़ोगे Mg2 पॉजिटिव से Mg बनेगा, इधर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, ठीक है। और Mg कितना बन गया यहाँ पे 24 ग्राम। 24 ग्राम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड 2 फैराडे, 2 फैराडे कह लीजिए, या फिर 2 × 96,500, ठीक है। और भाई साहब 1 ग्राम अगर होता तो 2 × 96500/24। बट इन्होंने बोला कितनी बनानी है आप लोगों ने, के 4.8 ग्राम, 4.8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बनाना है आपने। तो ये 2 × 96,500/24 × 4.8, तो सिंपल आउट कर लेना, ठीक है। यहाँ से कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगला है हाउ मच Ca विल बी प्रोड्यूस्ड इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास थ्रू मोल्टन CaCl2। CaCl2 को ब्रेक डाउन कर लो। तो जब आप CaCl2 को ब्रेक डाउन करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, अच्छा जी भाई साहब, आईपैड की और आईफोन की चार्जिंग खत्म होने वाली है, बस बच जाए यार, प्लीज़ खत्म ना हो, दिक्कत हो जाएगी। Ca2 पॉजिटिव से ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो Ca बन गया, ठीक है। अब आपको पता है भैया, अगर यहाँ पर 2 × 96500 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी से कितना बनेगा, 40 ग्राम। 1 कूलम्ब से कितना बन जाएगा, 40/2 × 96500। और आपको कितना दिया है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी दी गई है ना, इसका 10 हटा, 10 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 टू जा ये 4 इंटू में 9650 कूलम से कितना बन जाएगा, 40, 2 × 96500 और ये 4 × 9650। समझ में आई बात मैंने क्या किया है भैया। यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, अब इतनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आपको डाटा बताना है, ठीक है ना, सिंपलीफाई करने की कोई। वैसे तो समझ में आ गया होगा ना भैया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो मैग्नीशियम बना। तो यानी कि अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो इतना मैग्नीशियम बनेगा, दैट इज 24 ग्राम, है ना, 24 ग्राम मैग्नीशियम बन जाएगा। बट आपने कितना मैग्नीशियम बनाना था, 4.8 ग्राम। स्टोइकोमेट्री वाला सीन करना है यार। अब इस डाटा को आप कूलम्ब्स की फॉर्म में भी कर सकते थे कि भैया इसको कितने 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 फैराडे 2 × 96500 जब लेते हैं तो 40 ग्राम बनता है। 1 कूलम्ब अगर लेते तो बाय में चला जाता। अब इतना सारा कूलम्ब में चार्ज है तो ये हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। अच्छा इधर देख लो, तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, देख लो, ठीक है। ये इतना कूलम्ब है, ये देखो, ये रहा, ठीक है, इतना ही है। तो भाई यही बात इधर लिखी भी गई है, अगर आप नोटिस करो तो
सिर्फ यही है। अगला क्वेश्चन है, आपके पास एक सेल है Sn प्लस 2Cu2 पॉजिटिव गिव Sn2 पॉजिटिव प्लस 2Cu। Sn2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो Sn बना, इधर इसका सेल पोटेंशियल है। Cu2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये Cu2 पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल दोगे? सबसे पहले तो ई नोट सेल का फॉर्मूला होता है ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और यह कॉपर पे कितना दे रखा है 0.15 माइनस 0.14। बाकी ये थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि इधर इन्होंने ना पोटेंशियल दे नहीं रखे, बाकी ऐसा होता नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0.29 वोल्ट। तो डेल्टा जी निकाल दो। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल, है ना। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कितने हैं 2, फैराडे कांस्टेंट कितना है 96500, और ई नोट सेल कितना है भाई 0.29 वोल्ट। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो जूल में आ जाएगा। आगे बढ़ो। हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस गिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। गिव 2 प्रोडक्ट B एंड C। ओके, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। ओके, both B and C give a yellow precipitate when heated with iodine in the presence of NaOH. Okay, while B give a silver mirror on reaction with Tollens reagent. बहुत शानदार। तो क्या है भाई इधर, अगर आप नोटिस कर पा रहे तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अल्कीन है C5H10 है तो ऑब्वियसली अल्कीन है। इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो ये ना कुछ इस तरह से होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, गलत लिख रहा हूँ, हाँ कुछ ऐसे होगा, क्योंकि ना एक तो आपको क्या बनाना पड़ेगा कीटोन बनाना पड़ेगा ना, CH3 CH3। आगे बढ़ो। तो आप इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो ओजोनोलिसिस करते पता ना, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो। अच्छा, यहाँ पर H नहीं आएगा, ये ऐसे रहता है CH3, ये तो A है आपका जो अल्कीन है, और ये हो जाएगा CH3 CHO, और ये CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, ये है B और ये है C, ये एक एल्डिहाइड और ये एक कीटोन है। सर ये कैसे पता चलता है? देखिए, बोथ B एंड C गिव येलो प्रेसिपिटेट व्हेन हीटेड विद आयोडीन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, येलो प्रेसिपिटेट दोनों बना रहे हैं, मतलब एक मिथाइल कीटोन है, इथेनॉल है। ओनली B गिव अ सिल्वर मिरर ऑन रिएक्शन विद टोलेंस रिएजेंट, जब टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। अच्छा मेरे से ना पीछे गलती हो गई है क्योंकि टोन्स के लिए टोलेंस रिएजेंट होता है, सो सॉरी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो एल्डिहाइड्स होते हैं ना, जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं लाइक फेलिंग सॉल्यूशन टोलेंस रिएजेंट, उनके साथ रिएक्शन कर जाते हैं ये। तो ये है, तो एल्डिहाइड कर जाते हैं, कीटोन नहीं करते, सो सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर अगर सिल्वर मिरर की बात करें, जो बी दे रहा है टोलेंस रिएजेंट के साथ, मीन्स बी एक एल्डिहाइड है, और येलो प्रेसिपिटेट दोनों बना सकते हैं, तो इसका मतलब एक एल्डिहाइड एक कीटोन है। सो नहीं, मैंने कहाँ पर एक बात बोली थी, सो सॉरी बेटा, उसको करेक्ट कर लेना। कैसे होगी मुझसे गलती, जस्ट अ मिनट। ये मैंने यहाँ पर बोला था, नहीं यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पर था, जो फेलिंग टेस्ट है, जो टोलेंस टेस्ट है। तो देखिए, जो फेलिंग है ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है, जो टोलेंस है ये भी एल्डिहाइड के लिए है। 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड प्लीज़ करेक्ट कर लेना, बाकी मैं कोशिश करूँगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भी दूंगा। और जो कोई बच्चा एंड तक वन शॉट को देखेगा बोल भी देना, क्योंकि मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बहुत हेट आने वाली है इस बात के लिए। चलो कम टू द पॉइंट, कोई ये नहीं देखेगा सर 1 बजे तक वीडियो बना रखें, हेट बहुत जल्दी आती है। ए एक अल्कीन है, इस तरह का अल्कीन बनेगा, जब ओजोनोलिसिस देखोगे आप बहुत आ जाएगा। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ बी विद टोलेंस रिएजेंट। तो बी तो हमारे पास एक एल्डिहाइड है CH3CHO, टोलेंस रिएजेंट इज क्या होता है AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव बेसिक मीडियम में, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है CH3COO
नेगेटिव, और इसको वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, AgNH3 एंड वाटर बन जाता है, हाफ नंबर की है। अगला है राइट द इक्वेशन ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर C। आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत फेमस है। तो जैसे कि ये हमारे पास कीटोन है CH3COCH3, इसकी रिएक्शन करा दोगे आप NaOH और I2 के साथ, तो ये क्या बना देगा, एक आइडोफॉर्म, और एक बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अगला है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर B एंड C। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं दिखा देता हूँ इधर क्या होगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इधर है कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ना ये सारे आपस में रिएक्शन करते रहते हैं। पहले तो मान के चलो एल्डिहाइड की खुद के साथ रिएक्शन अगर मैं करवा दूं, तो एल्डिहाइड की अगर मैं खुद के साथ करवाता हूँ CH3 C H डबल बॉन्ड CH, वाटर बाहर निकल जाता है ना, मतलब ऐसे होगा ना बेटा जी, ध्यान दो। अगर मैं इसके खुद के साथ रिएक्शन कराऊँ तो कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से। तो इसके साथ क्या हो जाता है कि ये चीज़ बाहर निकल जाती है, इसका O और इसका H2, तो यहाँ पर बच जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O H। क्लियर है? तो ये तो आपने एल्डिहाइड की खुद के साथ करवाई है, ठीक है। फिर कीटोन की खुद के साथ करवा दो, एक बार कीटोन की करा देते हैं। ये हमारे पास कीटोन है, 4 प्रोडक्ट बनते हैं इस रिएक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इजी ट्रिक ये रहती है कि इधर से ना वाटर का रिमूवल होता है, इधर से O, इधर से H। यहाँ पर क्या बचेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब तो आपने इनकी किसके साथ करा दी है, खुद के साथ, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, और फिर इनके एक दूसरे के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ से O और यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ से CH3 C H डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड O CH3, फिर इनको आगू पीछे कर लो, तो ये क्या बन जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड, इसका H2 निकला होगा, इसका O निकला होगा ना, ओके, ये बन जाएगा CH C डबल बॉन्ड O CH3। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस रिएक्शन की, वैसे तो सभी चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2Cl3O2H इज ऑब्टेन्ड व्हेन B इज रिएक्टेड विद रेड फॉस्फोरस एंड Cl2। ये नेम रिएक्शन ही तो है और क्या ही है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, CCl3 COOH बना है कब, जब आपने B की रिएक्शन करवाई है। ये तो आपका क्या है भाई साहब, ये तो आपका A है, ओके। ये तो आपका क्या, अरे भाई क्या कर दिया, ठीक है। ये तो आपका क्या है, A है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई होगी, B के साथ। B क्या है फिर यहाँ पे, C इधर H H H COOH, ये A है और ये B है, और यहाँ पे रेड फॉस्फोरस लिया होगा, Cl2 लिया होगा। द ऑर्गेनिक कंपाउंड B कैन बी obtained on the reaction with methyl magnesium chloride with dry ice followed by acid hydrolysis। आइडेंटिफाई A एंड B। A एंड B को आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, A ये है, गलत, फिर मैंने वही गलती कर दी, सही तो है। ये कंपाउंड A है, ये कंपाउंड है A और इसकी रिएक्शन B से बनता है, तो B ये होगा, ठीक है ना, और ये आपका ये होगा। अगला है राइट डाउन द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ A फ्रॉम B। बट इज दिस रिएक्शन कॉल्ड, दिस रिएक्शन को बोलते हैं HBZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। इस तरह से रिएक्शन होगी। गिव एनी वन मेथड बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड B कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स कोरस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड आप लोगों ने क्या बनाना है, B बनाना है। एसिड क्लोराइड क्या होता है, जैसे कि इधर है CH3 CO Cl है ना, इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे विद वाटर, तो ये क्या होगा, H Cl बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा CH3 COOH, ठीक है ना। एसिड क्लोराइड की बड़ी सारी रिएक्शन होंगी जिससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे। आगे है विच इज मोर एसिडिक, A और B, वाई। भैया जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होता है, तो जिसके पास ज़्यादा Cl है वो ज़्यादा एसिडिक है, दैट इज A ज़्यादा एसिडिक है।
राइट डाउन द रिएक्शन टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम कंपाउंड बी। कंपाउंड बी क्या है? CH3 COOH। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? NaOH CaO। इस रिएक्शन को बोलते हैं सोडा लाइम रिएक्शन। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH4 प्लस में Na2CO। चलो, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। और ये आप लोगों ने खुद से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, बाकी टेंशन मत लेना, मैं अलग से करवा भी दूंगा अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो। बहुत सिंपल है, पढ़ने वाली बातें हैं, करवा रखा आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसको अच्छे से देखो क्या कुछ लिखा गया है, ठीक है ना, और बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। एंड ये हमारा सारे का सारा वन शॉट था यार। आई होप तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे और ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो आपके लिए बहुत कुछ प्रोवाइड किया गया है, बस रिक्वेस्ट करूँगा इस डिस्क्रिप्शन में चले जाना। बाकी आपको ये एफर्ट कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता देना, और किस किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनानी है मैं ज़रूर बना दूंगा, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।